हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है और आपकी जो बुक है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से आप लोग जितने भी आपके इस बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद आंसर, आप उन्हें देख पाएंगे, यानी क्वेश्चन देख पाएंगे विद आंसर। चाहे आपने ये बुक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी ही सीरीज़ है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा रही हूँ, जिसकी ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 प्रोवाइड करवा दी है। आज की हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक पूरा ही प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो अपकमिंग आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक तभी पहुँच पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन भी तभी जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 3 की, जहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन तक छोड़ा था वहीं से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका जो उपागम है उसकी प्रासंगिकता क्या है ये आपको बतानी है, इस पर प्रकाश डालना है। तो चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न उपागमों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं और प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं उपागमों में से एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है, जो यह समझने का प्रयास करता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यानी देखिए जो तुलनात्मक राजनीति है उसको समझने के लिए बहुत सारे हमें उपागमों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम भी है, जो कि हमें ये बताता है कि राजनीति और जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं या किस प्रकार एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। यह उपागम यह मानता है कि किसी भी देश की आर्थिक नीति, संस्थाओं का वितरण, उत्पादन और उपभोग राजनीतिक निर्णय और सत्ता संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी ये जो उपागम है ये किसी भी देश की आर्थिक नीति, संसाधनों का वितरण, उत्पादन और उपभोग, राजनीतिक निर्णय और इन सभी के साथ साथ जो सत्ता संरचना है उन पर भी गहराई से प्रभाव डालता है या गहराई से हमें दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की परिभाषा। यानी अगर हम इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम वह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है जो यह अध्ययन करता है कि आर्थिक संस्थाएं, नीतियां और प्रतिक्रिया राजनीतिक शक्तियों, संस्थाओं और विचारधाराओं के साथ किस प्रकार आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। यानी ये जो विचारधाराएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ये किस तरह से एक साथ में क्रिया या फिर प्रतिक्रिया करती हैं, इस बारे में या फिर इसके ऊपर डिस्कस करता है या इसके ऊपर चर्चा करता है। यह उपागम राजनीति और अर्थव्यवस्था को दो अलग क्षेत्रों की बजाय एक समग्र प्रणाली के रूप में देखता है। यानी जो राजनीति है और जो अर्थव्यवस्था है दोनों को अलग अलग ना देखकर एक साथ देखने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषताओं में आप लिखेंगे, राजनीतिक निर्णय का आर्थिक प्रभाव। यानी राजनीतिक जो निर्णय होता है उसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है? नीतियाँ, कर व्यवस्था, सिटी निजीकरण आदि राजनीतिक निर्णयों का आर्थिक परिणाम होता है। यानी इसके अंतर्गत हम कर व्यवस्था और सब्सिडी और जो निजीकरण है और राजनीतिक जो निर्णय होता है, आर्थिक परिणाम, इन सभी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संसाधनों का वितरण। यह उपागम बताता है कि संसाधनों का वितरण केवल आर्थिक आवश्यकता से नहीं बल्कि सत्ता, वर्ग और राजनीति के तहत होता है। यानी देखिए ये बताता है कि जो संसाधन होते हैं उसका जो वितरण है वो सिर्फ आर्थिक आवश्यकता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जो सत्ता होती है, वर्ग होता है, राजनीति होती है, उसके तहत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य बनाम बाजार। किस तरह से यह उपागम इस बात का विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, न्यायिक और मुक्त होनी चाहिए। यानी ये जो है अर्थव्यवस्था में जो राज्य की भूमिका होती है उसको भी निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में इसकी प्रासंगिकता, यानी जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें इसकी क्या प्रासंगिकता होती है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे नीतिगत विश्लेषण में सहायक। किस तरह से ये नीतिगत विश्लेषण में सहायक होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में विकास, गरीबी उन्मूलन या औद्योगिकरण की नीतियाँ क्यों और कैसे भिन्न होती हैं। क्योंकि सभी देशों में जो देशों की विकास होता है, गरीबी उन्मूलन होता है और औद्योगिकरण की जो नीतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और क्यों अलग अलग होती हैं ये भी इस बात पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र और पूंजीवाद का संबंध, यानी जो लोकतंत्र है और जो पूंजीवाद है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। इसमें आप लिखेंगे यह उपागम विश्लेषण करता है कि लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच क्या संबंध है, यानी ये जो है ये दोनों के बीच का संबंध भी बताता है, और ये कैसे भिन्न शासन व्यवस्था आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, और कैसे भिन्न भिन्न जो है ये कहूँ या ये किस तरह से विभिन्न जो शासन व्यवस्था है उसको आर्थिक विकास से प्रभावित करता है, इस बारे में भी चर्चा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी जो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है या उसका किस तरह से हम अध्ययन करते हैं। आज के युग में वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि WTO या IMF हो गया, या फिर हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये सारी जो हमारे संगठन है का असर देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पर हो रहा है, जिससे यह उपागम गहराई से विश्लेषण करता है। यानी देखिए इन सभी का असर जो देश की राजनीति होती है, उसकी जो स्वतंत्रता होती है उस पर पड़ता है, जिससे ये उस जो प्रभाव है उसको गहराई से समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर दक्षिण विभाजन की समझ। किस तरह से जो उत्तर दक्षिण है उसके विभाजन की समझ होता है। इसमें आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम उत्तर विकसित देश और दक्षिण विकासशील देशों के बीच संसाधन असमानता और सत्ता संतुलन को उजागर करता है। क्योंकि देखिए जो उत्तर के देश हैं यानी विकसित देश हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश हो गए, और जो विकासशील देश हैं यानी दक्षिण के देश हैं जैसे कि अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ये सभी विकासशील देश हैं। तो इनके बीच में जो संबंध है या फिर जो असंतुलितता है या फिर जो सत्ता है उसको उजागर करने का कार्य करता है कि कौन से देश में किस तरह से कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण का समावेश। किस तरह से जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका समावेश होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह उपागम मार्क्सवादी विचारों को भी समाहित करता है, जिससे वर्ग, संघ, शोषण और असमानता जैसे मुद्दों पर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण पड़ता है। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि ये एक तरह से तुलनात्मक चीज़ें लाना या तुलनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद करता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण। महत्वपूर्ण उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें आप लिखेंगे भारत में आर्थिक उदारीकरण जो कि हमारा 1991 में हुआ था, के निर्णय को केवल आर्थिक संकट से नहीं बल्कि वैश्विक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। क्योंकि ये एक तरह से आर्थिक संकट ही नहीं, या ये कहें जो वैश्विक दबाव है वही नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र के प्रयोग को भी इसी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। क्योंकि चीन में जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र है उसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जो चीन है उसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम तुलनात्मक राजनीति में एक अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन दृष्टिकोण है। यह उपागम यह स्पष्ट करता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़ी हुए तंत्र हैं। क्योंकि राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं वो परस्पर हम उन्हें जुड़े हुए तंत्र के रूप में या जुड़े हुए देख सकते हैं। यह शासन, विकास, असमानता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक व्यापक और सशक्त उपकरण प्रदान करते हैं। क्योंकि इसी वजह से जो हम शासन है, विकास है, असमानता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन्हें समझने में सक्षम हो पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। तो ये एक तरह से सशक्त उपागम या फिर ये कहें एक सोर्स के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत के विफलता के
ये क्या कारण है, यानी जो विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत है उसकी विफलता के क्या कारण है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो परिचय देखेंगे, परिचय में आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत, जो कि हमारा 1950 और 1960 के दशक में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य यह समझना था कि किस प्रकार पारंपरिक समाज धीरे धीरे आधुनिक समाजों में परिवर्तित हो रहा है। यानी देखिए ये जो है ये 1950 से 1960 में आया था, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किस तरह से जो पारंपरिक समाज है वो धीरे धीरे से आधुनिक समाज में परिवर्तन हो रहा है। यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी देशों के विकास मॉडल को आदर्श मानते हुए यह मानता था कि विकासशील देश भी उन्हीं चरणों से गुजरकर आधुनिक बन सकते हैं। यानी देखिए ये जो मॉडल है ये मुख्यतः जो विकसित देश थे, यानी अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन पर आधारित था। और इनका मानना ये था कि अगर वो उन्हीं की जैसी स्ट्रैटेजी या उन्हीं की जैसी चीज़ें फॉलो करें जो विकासशील देश हैं, तो वो भी विकसित हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हालांकि समय के साथ यह सिद्धांत कई आलोचनाओं और व्यवहारिक विफलताओं का शिकार हुआ, जिससे चलते इसे सीमित और पूर्ण माना गया। यानी देखिए धीरे धीरे या ये कहें समय के चलते ही ये इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी, क्योंकि हर किसी की जो देश की सिचुएशन है वो अलग अलग है। अगर मैं आपको देश के लेवल पे ना बताऊं, घर के लेवल पे बताऊं, ये ए का घर है, ठीक है, यहाँ पर ए का घर है, इस तरह से आप इसे घर मान सकते हैं, यहाँ बी रहता है, ठीक है, ये बी का घर है। अब देखिए ए के घर में भी लड़ाई हो रही है, बी के घर में भी लड़ाई हो रही है, लेकिन ए के घर में जो लड़ाई हो रही है वो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो पति है वो काम नहीं करता, यानी इनके घर में पैसों की दिक्कत है, इस वजह से इनके घर लड़ाई होती है। और इनका जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो पति हैं वो शराब पीकर आते हैं और डेली पिटाई करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बट काम ये खूब ठीक ठाक करते हैं, पैसे खूब हैं, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं नई जॉब करूँगा, अच्छे से पैसे कमाऊंगा, ताकि मेरा जो घर है वो ठीक हो सके। अब यही स्ट्रेटेजी इनके घर में क्या काम आएगी, इनके पास तो खूब पैसा है, बट इनकी जो मेंटेलिटी है वो ख़राब है कि हाँ ये घर में लड़ाई करते हैं। तो बी को पैसों की कमी नहीं है, तो अगर बी जो है वो एक ही स्ट्रेटेजी को अपनाएगा अपने घर में शांति के लिए, क्या उसके घर में शांति होगी? नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी तो इसके यहाँ है। तो इसी वजह से हम देश के लेवल पे भी देख सकते हैं कि हर जगह जो है एक ही चीज़ फॉलो नहीं हो सकती। देश के अकॉर्डिंग या फिर उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, चीज़ों को लेना पड़ता है। इसी वजह से इसकी आलोचना भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, यानी जो आधुनिकीकरण सिद्धांत है इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो पहला आप इसमें लिखेंगे समाज रेखिक प्रक्रिया के तहत पारंपरिक से आधुनिक बनता है। यानी ये मानते हैं कि जो समाज है वो पारंपरिक से आधुनिक बनता है समय के साथ साथ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और तकनीकी प्रगति को विकास का मूल माना जाता है। यानी जो औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, शिक्षा है, तकनीक है, उसे ही विकास का मूल आधार माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिमी लोकतंत्र और पूंजीवादी मॉडल का वो सार्वभौमिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे परंपरागत मूल्यों को आधुनिकता में बाधा समझा जाता है। यानी जो परंपरागत मूल्य होते हैं वो आधुनिकता में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं, क्योंकि जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वो हमारी पुरानी मानी जाती हैं, ये लोगों का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे विफलता के प्रमुख कारण, यानी ये जो विफल रहा इसके क्या प्रमुख कारण है, ये क्यों विफल रहा। तो इसके प्रमुख कारणों में पहला आप लिखेंगे पश्चिमी मॉडल का आधुनिकीकरण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत पश्चिमी विकास मॉडल को सार्वभौमिक मानकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी करी, क्योंकि ये लोग जो है ये अमेरिका और जो विकसित देश हैं उन्हीं को मॉडल मानते थे, बट और उन्हीं की चीज़ें जो हैं वो एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है उनके देशों में फॉलो करवाते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है उसको अनदेखा किया, जिस वजह से ये मॉडल जो है ये एक तरह से विफल रहा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऐतिहासिक और उपनिवेशवादी संदर्भ की उपेक्षा। किस तरह से इसमें ऐतिहासिक और उपनिवेशवादी संदर्भ की उपेक्षा की जाती है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह सिद्धांत इस बात को नज़रअंदाज करता है कि विकासशील देशों में उपनिवेशवाद ने गहरी असमानताएं पैदा की थी, जिन्हें महज तकनीकी विकास से दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम लोगों पर कब्जा किया गया था विकसित देशों ने, तो उस टाइम पे हमारी जो असमानताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, पहले देखिए हमारे भी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अंग्रेज़ों ने सब लूट लिया। इसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ विकास ही नहीं, उसको उभरने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हमारे देश में बहुत पैसा था, बट ये अंग्रेज़ लोग जो थे वो लोग हमारा सारा देश का पैसा ले गए, तो उसको आने में भी तो टाइम लगे। इस वजह से
जो हर देश की स्थिति है वो अलग अलग है, तो हम हर देश को एक ही पहलू में नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे असमान विकास। किस तरह से अनेक विकासशील देशों में आधुनिक संस्थाएं तो बनी परंतु वह सलाहकारों से कट गईं, जिससे सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा में वृद्धि हो गई। इसी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो असमानता है उसमें भी वृद्धि हुई। फोर्थ में आप लिखेंगे संस्कृति और परंपरा की गलत व्याख्या। किस तरह से संस्कृति और जो परंपरा है उसकी गलत व्याख्या की गई। आधुनिकीकरण सिद्धांत ने परंपरागत मूल्यों को केवल अवरोध के रूप में देखा, जबकि कई समाजों में परंपरागत विकास का सहायक भी हो सकता है। यानी जो हमारी परंपरागत मूल्य हैं या परंपरागत चीज़ें हैं उन्हें हमेशा से ही बेकार माना गया है, पर ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि परंपरागत चीज़ों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं और वो हमें विकास की ओर लेकर जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आंतरिक कारकों की अनदेखी। जो आंतरिक कारक होते हैं उनकी अनदेखी किस तरह है। सिद्धांत राजनीतिक नेतृत्व, नीतिगत निर्णय और स्थानीय संरचनाओं जैसे आंतरिक तत्वों को कमजोर रूप से देखता है, जबकि यही कारक विकास की दिशा तय करता है। क्योंकि देखिए ये जो आंतरिक कारण होते हैं उन्हीं को कमजोर मान लेता है, बट अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा विकास जल्दी और अच्छा विकास हो पाएगा, टिकाऊ विकास हो पाएगा, बट ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी की उपेक्षा। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे यह एक विकेंद्रीकृत मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विविधता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यानी जो जन भागीदारी होती है और लोकतांत्रिक जो विविधता होती है उसको महत्व नहीं दिया जाता है इसके अंतर्गत, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक पूंजीवाद का प्रभाव। किस तरह से वैश्विक पूंजीवाद का प्रभाव पड़ा, इसमें आप लिखेंगे आधुनिकीकरण के नाम पर विकासशील देशों को पश्चिमी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में समाहित करने की कोशिश की गई, जिससे वह आत्मनिर्भर न हो सके और आर्थिक निर्भर रहें। इसी वजह से उन्हें आत्मनिर्भर होने से रोका गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रासंगिक उदाहरण। प्रासंगिक उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे अफ्रीकी देशों में पश्चिमी मॉडल अपनाने के बावजूद भी गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष बढ़ा। क्योंकि देखिए ये जो पश्चिमी मॉडल यहाँ अपनाया गया था अफ्रीकी देशों में, जब अफ्रीकी देशों में पश्चिमी मॉडल की आवश्यकता ही नहीं है फिर भी उसे अपनाया गया, तो जो रिजल्ट होगा बेशक वो बेकार ही निकलेगा। इसी वजह से वहाँ गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और जो जातीय संघर्ष है वो भी बढ़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत जैसे देश में भी औद्योगिकरण के साथ साथ क्षेत्रीय असमानताएं और सामाजिक विषमता बढ़ती गई, और पश्चिमी मॉडल को अपनाने की वजह से ही जो आधुनिकीकरण है उस आधुनिकीकरण तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं और सामाजिक विषमताएं हैं वो भी बढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर चलेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत की विफलता का मूल कारण इसका एक पक्षीय दृष्टिकोण था, जिसने स्थानीय परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विविधताओं की उपेक्षा की। आज विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल जैसे कि निर्भरता सिद्धांत और उत्तर आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अधिक व्यापारिक माने जाते हैं, या अधिक व्यापारिक जो हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति में अब विकास को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक रूप से ही हमें फ़ायदा है या फिर आर्थिक रूप से ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है या सामाजिक और राजनीतिक जो पहलू होते हैं उनके भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग अंतराल शब्द से आप क्या समझते हैं। यह आपका है कि लिंग अंतराल जो होता है उससे आप ये जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लिंग अंतराल एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था में स्त्री और पुरुष के बीच मौजूद असमानता को उजागर करती है। यानी देखिए लिंग जो अंतराल है वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि राजनीति और जो समाज और जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्त्री और जो पुरुष के बीच की जो असमानता है उसको उजागर करने या फिर उसको दिखाने का कार्य करती है कि किस तरह से स्त्री और पुरुष में असमानताएं विद्यमान है या असमानता है। यह अंतराल केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व
शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसे क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। यानी ये जो है ये सिर्फ हमारे सामाजिक नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी जो इनकम होती है यानी आय होती है उसमें भी हम देख सकते हैं ये जो हमारा अंतराल या ये जो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लिंग अंतराल की परिभाषा। अब हम देखेंगे लिंग अंतराल की परिभाषा क्या होती है। देखिए जितनी भी परिभाषा आपने अभी तक देखी है वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है क्योंकि परिभाषाएं चेंज नहीं होती, तो आप इन परिभाषाओं में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे लिंग अंतराल से आशय स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और परिणामों में पाए जाने वाले व्यवस्थित अंतर से है। यानी देखिए लिंग अंतराल जो है स्त्री और पुरुषों के बीच जो अधिकारों, अवसरों और जो संसाधन होते हैं, परिणाम होते हैं, उनमें जो पाए जाने वाले अंतर होते हैं उन्हीं से लिंग अंतराल बनता है। ठीक है, यह उन्हीं को लिंग अंतराल बोलते हैं। यह अंतराल विभिन्न क्षेत्र जैसे राजनीति में भागीदारी, वेतन, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य क्षेत्र आदि में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यानी ये जो अंतराल हैं ये हम जो हमारी राजनीति भागीदारी है, वेतन है, साक्षरता है और स्वास्थ्य सुविधा है, कार्य क्षेत्र है, उनमें आसानी से देख सकते हैं। किस तरह से आपने भी देखा होगा कि राजनीति में ज़्यादा महिलाएं नहीं होती, उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जाता अगर वो कार्य कर रही होती हैं, उनकी जो साक्षरता दर है या शिक्षा है वो कम होती है, उनका स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य सुविधा जो होती है वो कम होती है, कार्य क्षेत्र नहीं होते सही से। अगर कोई लड़की या फिर कोई भी कार्य करने कहीं जा रही होती है तो सब लोग उसको बिल्कुल अलग ही ट्रीट करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में इनकी जो भूमिका है वो हम कम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में लिंग अंतराल। यानी जो राजनीतिक संदर्भ है उसमें हम लिंग अंतराल किस तरह से देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधित्व की कमी, महिलाओं की संख्या संसद और अन्य राजनीतिक संस्थाओं में पुरुषों की तुलना में कम है। ये हम देख सकते हैं जो हमारी संसद है उसमें या फिर राजनीतिक जो भी हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पर हम पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियों की संख्या है वो कम देख सकते हैं। अब आपको आपका ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि संसद में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में बता पाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया से दूरी। किस तरह से निर्णय प्रक्रिया से दूरी होती है। इसमें आप लिखेंगे नीति निर्माण और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सीमित होती है क्योंकि इन्हें कोई भी निर्णय या फिर कोई भी नीति बनाने का अवसर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट अब हम राजनीतिक प्राथमिकताओं का अंतर। इस तरह से पुरुष और महिला अलग अलग मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर अधिक बल देती है। यानी देखिए अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात करें तो दोनों के ही जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि महिलाओं को पता होता है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सुरक्षा पर ज़्यादा बल देना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है और उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो महिला जो है वो इन मुद्दों पर ध्यान देगी पर पुरुष नहीं दे पाता, तो इसीलिए इनके जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके प्रमुख कारण कि प्रमुख जो इसके कारण हैं वो क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे पितृसत्तात्मक समाज ढांचा, क्योंकि हमारा जो पूरा समाज है वो पितृसत्तात्मक ही है, पूरा समाज पितृसत्ता पर ही टिका हुआ है, जिसमें जो हेड होता है फैमिली का वो पुरुष होता है, वही हमारा पितृसत्ता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और आर्थिक अवसरों की असमानता, क्योंकि हम देख सकते हैं महिला और जो पुरुष है उनमें शिक्षा और आर्थिक अवसर की जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। हर किसी लड़की को या हर किसी लेडी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, बट पुरुषों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। तो हम ऐसे अंतर या फिर ऐसे जो डिफरेंसेस हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारिवारिक और सामाजिक दायित्व। अगर हम महिलाओं के साथ देखें तो उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्व दोनों ही निभाने पड़ते हैं। एक महिला को अगर वो पढ़ रही है या पढ़ा रही है तो उसके साथ में उसे अपने परिवार भी देखना होता है, बट पुरुष के साथ में ऐसा नहीं होता। अगर वो बाहर जाके काम कर रहा है वेल एंड गुड, वो बस बाहर का काम करेगा, बट अगर कोई महिला बाहर जाके काम कर रही है तो उसे बाहर का तो करना ही है, घर आके रोटियां भी बनानी है, घर का काम भी करना है उसे। तो इस तरह से हम दोहरा भेदभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक दलों में लैंगिक असंवेदनशीलता, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें भी हम लैंगिक असंवेदनशीलता देख सकते हैं। किस तरह से, उदाहरण के रूप में अब हम देखेंगे, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे भारत में महिलाएं जनसंख्या का लगभग 50% है, पर संसद में उनका प्रतिनिधित्व लगभग 15% या 17% के बीच सीमित है। यानी देखिए जनसंख्या देखें तो 50% है, लेकिन अगर संसद की बात करें तो या तो 15% या फिर 17% के अराउंड हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अधिकांश देशों में लिंग समानता अब भी अधूरी है। यानी देखिए अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार देखें तो विश्व के अधिकांश देशों में यानी ज़्यादातर देशों में जो लिंग असमानताएं हैं वो हम देख सकते हैं अभी तक भी। ठीक है,
क्योंकि हमें इस पर वर्क करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे लिंग अंतराल न केवल सामाजिक असमानता का द्योतक है बल्कि यह लोकतंत्र और समावेशी विकास के रास्ते में एक बाधा भी है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लिंग आधारित विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है और राजनीतिक ढांचे महिलाओं के लिए कितने अनुकूल हैं। यानी जो राजनीतिक ढांचे हैं या फिर समाज में जो समानता है वो किस तरह से विकसित की जा सकती है या क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको लगता है कि तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की कमी को समझने के लिए महिला के आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी आपको बताना है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो जेंडर की कमी है उसको समझने के लिए महिला के जो आंदोलन है वो ज़रूरी है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, क्यों हमें जो महिलाएं होती हैं उन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता होती है और उन्हें ही क्यों तुलनात्मक राजनीति में रखा जाता है? तो इन सभी सवालों के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप देखेंगे तुलनात्मक राजनीति लंबे समय तक सत्ता संस्थाओं और व्यवहारों के अध्ययन तक सीमित रही है जिसमें जेंडर यानी लिंग को मुख्य विषय नहीं माना गया। यानी जेंडर को कभी भी मुख्य विषय माना ही नहीं गया, महिलाओं को हमेशा ही पीछे रखा गया है। लेकिन जैसे जैसे समाज में महिला आंदोलन मजबूत हुए वैसे वैसे राजनीति में लिंग आधारित असमानता और भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। क्योंकि जैसे जैसे समाज बदला, महिलाओं की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई तो उन्होंने आंदोलन करने शुरू करे, क्या हमें भी तो समान अधिकार होने चाहिए। महिला आंदोलन ने तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की भूमिका और उपेक्षा को उजागर किया जिससे यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे महिला आंदोलन की परिभाषा और उद्देश्य। यानी जो महिला आंदोलन होते हैं उनकी किस तरह से हम परिभाषा और उसका उद्देश्य लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे महिला आंदोलन वह संगठित प्रयास है जो स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित करने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। यह आंदोलन अलग अलग देशों और समस्याओं में भिन्न रूप से उभरा लेकिन इसका मूल उद्देश्य लैंगिक न्याय समान रहा। यानी देखिए ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देशों में उभरा लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो लैंगिक न्याय समान ही रहा है। यानी सभी को न्याय मिलना चाहिए लिंग के आधार पर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की उपेक्षा। किस तरह से तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की उपेक्षा की गई है, इसमें आप लिखेंगे पारंपरिक दृष्टिकोण। इसमें आप लिखेंगे पहले राजनीतिक अध्ययन पुरुषों के अनुभवों और भूमिका पर केंद्रित होता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व की कमी। राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को नज़रअंदाज किया जाता था और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि महिलाओं की जो भूमिका होती है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में असमानता। महिलाओं की ज़रूरतों और हितों को राजनीतिक एजेंडे में स्थान नहीं दिया जाता था। यानी जो महिलाओं की ज़रूरतें हैं, उनका जो हित है, उसको राजनीतिक जो एजेंडा है उसमें स्थान ही नहीं दिया जाता था, उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं माना जाता था। नेक्स्ट अब हम देखें शक्ति संबंधों की उपेक्षा। पितृसत्ता और लिंग आधारित सत्ता और संबंधों का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति में नहीं किया जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तुलनात्मक राजनीति में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला आंदोलनों का योगदान किस तरह से। इसमें हम देखेंगे जेंडर को विश्लेषण की श्रेणी बनाना। किस तरह से जो जेंडर है उसको विश्लेषण की श्रेणी बनाया है। इसमें हम देखेंगे महिला आंदोलन ने ये सवाल उठाया कि राजनीति किसके लिए और किसके बारे में है। यानी महिलाओं ने ये सवाल उठाया कि राजनीति किसके लिए हो रही है और किसके बारे में हो रही है, और इस प्रकार जेंडर को विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में स्थापित किया। और इसी वजह से जो जेंडर है उसको एक विश्लेषणात्मक जो श्रेणी है उसमें स्थापित करने का प्रयास किया था महिलाओं ने। सेकंड आप लिखेंगे हाशिए के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना। किस तरह से जो हाशिए के मुद्दे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया गया। इसमें आप लिखेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा, वेतन, प्रजनन अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीतिक विमर्श में शामिल किया गया। इससे पहले ऐसी चीज़ें या ऐसे मुद्दे जो थे वो राजनीति में नहीं आए जाते थे, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, समान वेतन हो गया, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के वेतन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रजनन अधिकार हो गए और शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार हो गए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट इन्हें पहले राजनीति में नहीं रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्ता की परिभाषा को व्यापक बनाना। यानी जो सत्ता है उसकी जो परिभाषा है उसको व्यापक बनाया। किस तरह से महिला आंदोलन ने सत्ता को केवल राज्य या चुनाव तक सीमित न रखकर
परिवार, समाज और संस्कृति में व्यापक असमानता की सत्ता के रूप में व्यक्त किया। क्योंकि पहले जो सत्ता है वो सिर्फ चुनाव या फिर राजनीति तक ही सीमित थी, बट महिलाओं के जो आंदोलन हुए उन्होंने बताया कि सत्ता जो है वो सिर्फ चुनाव, राज्य या फिर जो हमारे देश है सिर्फ वहीं तक नहीं, बल्कि हमारा जो परिवार है, समाज है, संस्कृति है, उसमें भी हमारी व्यापक है राजनीति, या ये कहें उसमें भी व्यापक होती है राजनीति। तो इसलिए इन्होंने इसे बहुत व्यापक बनाया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन में विविधता लाना। किस तरह से इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन में विविधता लाई, इसमें आप लिखेंगे महिला आंदोलन के प्रभाव से तुलनात्मक राजनीति में अब विभिन्न देशों के जेंडर अनुभवों की तुलना की जाती है। जैसे नॉर्डिक देश में उच्च महिला भागीदारी बनाम दक्षिण एशिया में कम भागीदारी। यानी आप देखिए तुलनात्मक राजनीति में जेंडर के आधार पर भी तुलना की जाती है कि किस देश में जो महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में वो ज़्यादा है और किस देश में कम है, ये भी तुलना की जाती है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे भारत में महिला संरक्षण आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर किया है। जो भारत में महिला संरक्षण आंदोलन है उन्होंने ही जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको भी महत्व दिया है, या ये कहूँ महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील में महिला आंदोलन ने तानाशाही शासन के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर जो तानाशाही शासन था उसके खिलाफ लोकतंत्र स्थापित करने में भी महिलाओं ने भूमिका निभाई है। देखिए भूमिका हर जगह महिला निभाती हैं, बट ये होता है कि कहीं उनको नोटिस किया जाता है, कहीं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी उन्हें मुख्य धारा से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ हम नहीं देख सकते, यानी इन्हें भी मुख्य धारा में या फिर ये कहूँ नोटिस किया गया है कि हाँ इन्होंने भी योगदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यूएन वुमेन और CEDAW जैसे वैश्विक मंचों ने तुलनात्मक राजनीति में जेंडर को शामिल करने में सहयोग दिया है, ताकि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो जेंडर है, लिंग है, उसको एक तरह से जोड़ा जा सके, ताकि महिला और जो पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे निश्चित रूप से महिला आंदोलन तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की कमी को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली रहा है। इसने न केवल नए प्रश्न खड़े किए बल्कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की दिशा और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। यानी देखिए ये जो आंदोलन आ रहे थे या महिलाओं के जो आंदोलन थे उन्होंने सिर्फ तुलनात्मक राजनीति में नए प्रश्न ही नहीं खड़े करे, बल्कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन की दिशा ही उसे ही बदल दिया कि हम इसी तरीके से नहीं, इसके एक अलग और पॉइंट ऑफ व्यू दिया इन लोगों ने कि इसको हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे आज यदि हम राजनीति में समानता, समावेशी और न्याय की बात करते हैं तो इसमें महिला आंदोलन की निर्णायक भूमिका रही है। यानी अगर हम आज राजनीति में अपनी समानता की, समावेशन की और न्याय की बात कर रहे हैं तो इसमें जो महिला के आंदोलन है या महिला आंदोलन थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने ही बताया हमें, या इन आंदोलनों से ही पूरी दुनिया या विश्व को पता चला कि हाँ समानता, पुरुष और महिला यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता, समावेशिता और न्याय होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड यहाँ हमारे जो होल बुक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद आंसर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।